जो मेन जो सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज का वो सऊदी अरेबिया या खाड़ी से ही आता है। सऊदी अरेबिया से हमको पेट्रोल मिलता है, कोई इस पे ब्याज नहीं लगता उसके ऊपर। इस हद तक आप गिर सकते हैं, आपको क्या लेना देना, ये तो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो वो करना वो करें। लेकिन आप जा करके वहाँ पे अमेरिका जा करें और फिर उनको बुला करके यहाँ पे गुजरात में ही सब कराएं। नहीं, हमारी आज की जो गवर्नमेंट है इसकी तो पॉलिसी कुछ मुझे समझ ही में नहीं आती। इनकी पॉलिसी है क्या, चाहते क्या है। 5 साल तक इन्होंने चाइना के खिलाफ किया और बड़ा ऐलान किया, हम ये कर दिया वो कर दिया। जैसे ही ये ट्रम्प ने आंखें दिखाई फौरन भाग करके चाइना गए। तो ये कोई मैच्योर जो है जो लीडरशिप होती है वो नहीं करता है। तो वो रास्ते इन्होंने खुले नहीं रखे हुए हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी ट्रम्प को जाकर के अगली बार ट्रम्प सरकार। इसमें सारी कहानी ये है कि अमेरिका और इस्राइल मिल करके चाहते हैं कि ये पूरे मिडिल ईस्ट में किसी के पास जो है ऐसी ताकत नहीं हो जो कि इस्राइल का मुकाबला कर सके। अमेरिका को पहली दफ़ा गुंडागर्दी नहीं कर रहा है, जो अमेरिका जो कर रहा है उसमें अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तो पूरी गुंडागर्दी है, सीधी सीधी गुंडागर्दी। कोई जाकर दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट को पकड़ के ले आए, इसके अलावा गुंडागर्दी क्या है। किसी और कंट्री के जो है ग्रीनलैंड कहता कि ये मेरा है, मैं इसको कब्जा कर लूंगा, ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है। एक लीडरशिप रोल नहीं प्ले कर सकते थे, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि दुनिया का आज हर मुल्क नाराज होगा। साथियों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से भारत ईरान के संबंध बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ भारत चाबहार पोर्ट से अलग हुआ, दूसरी तरफ जो ज्वाइंट नेवल ट्रेनिंग थी, चाइना, ईरान, रशिया, साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल थे। साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग हो रही है, भारत उससे भी बाहर हो गया। एक तरफ अमेरिका की तमाम पाबंदियां हैं, 50% टैरिफ है, दूसरी तरफ सैकड़ों साल का रिश्ता है भारत और ईरान के बीच का। तमाम सवाल खड़े हैं। हमारे बीच आज मौजूद हैं भारत ईरान संबंधों के जानकार, समूचे मिडिल ईस्ट की जो राजनीति है, जो आपसी रिलेशन है, डिप्लोमेसी है, उसके जानकार, विद्वान, उसके स्कॉलर, काहिरा और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से पढ़े डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। आपको क्या लगता है ईरान अमेरिका के संबंध अभी किस दौर में पहुंचे हैं? देखिए, ईरान अमेरिका के संबंध जब से ईरान में इनकलाब आया है, 1969 में आया है, तब से ख़राब हैं। और उसकी वजह यह है कि ईरान ने अमेरिका का खेल बिगाड़ दिया। उससे पहले यानी सन 53 में अमेरिका यही खेल खेल चुका है। और मुसद्दिक जो वहाँ के इलेक्टेड, बल्कि एकदम सब लोग मानते हैं कि बिल्कुल फेयर इलेक्शन वहाँ हुआ था, इसके बाद मुसद्दिक प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन उन्होंने इसी तरह की पॉलिसी जो कि अमेरिका चाहता है दूसरे मुल्कों में, यानी उसको जो है पूरी तरह से अपना गुलाम बना के रखना, उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको सस्ते दाम में खरीदना, उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ पर कब्जा रखना, अंदरूनी पॉलिसी पर भी कब्जा रखना, ये सब अमेरिका चाहता है और दूसरे मुल्कों में कर भी रहा है। और ईरान जो कि एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ही पुरानी एक तहजीब है, पुरानी हज़ारों साल की, यानी जो तहजीबें आज जो है यानी कह सकती हैं कि हम 4000-5 साल पुराने, उसमें ईरान है, उसमें शायद उतना पुराना जो है जो सर्वाइवल कर रहा है वही एग्जैक्टली वो आज ईरान के अलावा शायद कोई नहीं है। हमारे यहाँ कितनी तब्दीली हुई है और जगहों पे कितनी तब्दीली हुई है, लेकिन वहाँ पर तो वो जगह पे एक तो यानी वो मुल्क जो है मालामाल है, तेल जो है, पेट्रोल जो है वहाँ पे और गैस वहाँ पे अच्छी तरह से निकलती है, बहुत अच्छी मात्रा में निकलती है। उसके अलावा जो उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है बहुत ही बेहतरीन है। किसी की भी अगर कब्ज़ा कर ले तो वहाँ की जो आवाम थी हमेशा इसके ख़िलाफ़ थी। मुसद्दिक के ज़माने में इन्होंने जो है इनकलाब करा करके उनको बदल दिया और ला करके जो शाह था, जो पहलवी जो था, उसको ला के वापस कर दिया। लेकिन वहाँ के आवाम चुप नहीं रहे, मुस्तकिल वहाँ पर इनकलाब की कोशिश होती रही, लोग जमा होते रहे।
और कुर्बानी देते रहे, बहुत कुर्बानी दी उन्होंने। और बहुत वहाँ पे वहाँ की जो सीक्रेट पुलिस को सवाक बोलते हैं, सवाक तो जुल्म करने में दुनिया में नंबर 1, जैसे कि हमारे रूस के KGB वगैरह है, उसी लेवल की थी है। तो उसके बावजूद वो सन 69 आते आते उन्होंने इनकलाब वो ले आए। ये इनकलाब सबका था, कोई ऐसा कोई वहाँ की जो मौलवी वगैरह उनका इनकलाब नहीं था, ये पूरी कौम का इनकलाब था कि हमारे ऊपर जो है दूसरी कौम मुसल्लत रहे, हमारे रिसोर्सेज वो पूरे सस्ते से सस्ते दाम में ले, हमारी पॉलिसियाँ वो बताए कि तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, इंटरनल पॉलिसी क्या होगी, हम ये नहीं चाहते हैं। अमेरिकन एम्बेसडर बैठ करके डिक्टेट करे कि तुम ये करो तुम वो करो, हम नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से वो इनकलाब आया था। उसके बाद से अमेरिका ने इनसे इंतकाम लेना शुरू किया उसी वक्त से। मतलब आज की बात आज नहीं कर सकते हैं आप, ये सन 69 से ही शुरू हो गया। सारे जो सैंक्शंस थे धीरे 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 ईरान के ऊपर उसी वक्त से लगे हुए हैं। तो आज जो सूरत हाल भाई, आज जो शुरुआत हुई है वो मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए और हर मुल्क में होती है कि अगर महंगाई बहुत बढ़ जाए, अगर आम आदमी की तनख्वाह काफ़ी नहीं होती है कि उसके लिए गैस और बिजली और फलां और दिमाग ये सब चीज़ें जो है फराहम कर सके, स्कूल में जो उसकी फ़ीस देनी वो नहीं कर पाए, तो वो निकलता है। वो एक ठीक है, और हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ भी करती है। और इन्होंने भी कोशिश किया, इन्होंने भी जो है मेरे ख्याल है कि 1.5 मिलियन ख़ानदानों के लिए $7 हमारे लिए तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन ईरान में वो बहुत ज़्यादा, जब वो कन्वर्ट होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कोई 1.5 मिलियन ख़ानदानों के लिए उन्होंने माहाना राशन का इंतज़ाम किया। अभी जब ये शुरू हुआ उस वक्त उन्होंने किया। तो हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करती है, ख़राब हो अच्छी हो बुरी हो। हर गवर्नमेंट, सद्दाम हुसैन ने भी किया था जब वहाँ हालात हुए थे, तो उन्होंने भी घर घर राशन पहुँचाया था उन्होंने। ये बात जो है, हालांकि सद्दाम हुसैन से मैं बहुत मुखालिफ हूँ, वो सब अपनी जगह पे, लेकिन ये कि अपने कौम के लिए बहुत कुछ किया था। तो यहाँ पर वो जो मुजाहरे हुए, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, वो दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जो ख़राब बात यह है कि बाहर की ताकत, ख़ास तरीके से इसराइल और अमेरिका, इन लोगों ने इसको इस्तेमाल करके ऐसा मोड़ना चाहा कि वो काम जो कि वो उस पर अटैक करके नहीं कर पाए थे, रिजीम चेंज जिसे बोलते हैं, यानी हुकूमत को बदलना, वो वहाँ पर अटैक करके नहीं कर पाए थे। इसराइल ने अटैक किया, अमेरिका ने बाद में इसराइल को बचाने के लिए अटैक किया, लेकिन वो नहीं कर पाए, हुकूमत वैसी की वैसी रही। तो अब वो चाहते थे कि इन मुजाहरे जो अभी वहाँ पे हो रहे थे, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, इनको ऐसी शक्ल दें कि इतना बड़ा हो जाए कि हुकूमत पे गिर जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखते हैं आज से 4-5 दिन पहले से वो सब कुछ थम गया, वो सब हो गया है, और उन्होंने बहुत से लोगों को पकड़ा। इस बीच में मुख्तलिफ आंकड़े कह दिए जा रहे हैं, चंद सौ भी कहा जा रहा है, चंद हज़ार भी कहा है। इसमें लोग इसमें मरे हैं, हलाक हुए हैं, और इसमें बहुत से लोग जो है वो हैं जो कि गवर्नमेंट के सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, पुलिस के हैं, या इस तरह की जो फोर्सेस हैं उनके हैं। वो लोग चुन चुन के मारे गए हैं। उसमें बहुत से लोग हैं, आम लोग भी उसके अंदर हैं, और उसमें यानी उसकी वजह से वो समझते थे इतना भड़क जाएगा मामला कि वो गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत मजबूत है। और मैं देखिए हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये सन 1969 में इनकलाब आया था। सन 80 से मेरा जो है वहाँ काफ़ी आना जाना रहा है। अभी इधर इस 1-2 साल में तो नहीं गया हूँ, लेकिन सन 23 में भी गया था, काफ़ी दिन वहाँ पे रहा और काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, बहुत कुछ देखा मैंने। इसके अलावा यानी तकरीबन हर लेवल के ऊपर पहले मेरी मुलाकातें थी, जान पहचान थी, जानते थे लोग। लेकिन अब चूँकि इतना ज़माना हो गया, अब तो 45 साल हो गया, तो बहुत से लोग बदल भी गए। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये इनकलाब बहुत ही पॉपुलर है। यानी हम देखते थे वहाँ जा कर के लोग निकलते थे किसी ख़ास मौके पर, कभी कभी हमारे जो दौरे के दौरान जो है होता था, तो आप समझ लीजिए कि जैसे समंदर ठाट मार रहा है, लोग निकल के आकर के मुजाहरा जो है गवर्नमेंट की तायद करने के लिए, कि किसी इशू पे तायद करने के लिए निकलते थे। और आज भी वही सूरत हाल है। तो अगर 10-20 हज़ार लोग ऐसे हैं जो कि मुखालफत में निकले हुए हैं, तो उधर 10-20 लाख 10-20 मिलियन लोग मौजूद हैं जो कि, और वो देखा भी आपने, जब गवर्नमेंट ने यानी लोगों को कहा होगा, यकीन कहा होगा, तो लोग जो निकले वो भी समुंदर की तरह निकले। बिल्कुल निकले, ये सच है, गवर्नमेंट की तायद में निकले। तो वो जो थे वो तो कुछ भी नहीं थे, वो 10-20 हज़ार निकले होंगे,
जो कि कर रहे थे, लेकिन वो तोड़फोड़ बहुत कर रहे थे। और आज सुबह को मैंने देखा कि लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, रिपोर्ट दी हुई आज ही है, उसके अंदर ये कि मोसाद के एजेंट वहाँ पे ये काम कर रहे थे और लोगों का उन्होंने कोट किया है कि बहुत ही तगड़े तगड़े लोग थे जो कि इसको जो है फैला रहे थे, घर घर जाके कहते थे निकलो, और उसके अलावा यहाँ आग लगाते थे, वहाँ आग लगाते थे, वहाँ आग लगाते थे। तो ये सब काम कराया गया है, ये सब जो है अभी और कुछ बहुत कुछ सामने आएगा आपका। एक बात आप तकरीबन 45 सालों से जान रहे हैं ईरान को, एक आरोप लगता है, बार बार लगता है, अलग अलग, यूरोप तो लगाता ही लगाता है, जो अमेरिका लगाता ही लगाता है, लेकिन कई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं कि सप्रेशन जो है, जिस तरह की डेमोक्रेसी की जरूरत थी 79 के जो वहां पे हुआ पूरा क्रांति, उसके बाद से जो सरकार चुन के आई वो सप्रेशन करने लगी, वो लोगों को जो डेमोक्रेसी जिसकी जरूरत थी, जिस तरह की वो सरकार चाहते थे, वैसी नहीं मिली। आप इससे मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत वहाँ पे आई है, देखिए वहाँ की पार्लियामेंट बहुत मजबूत है। अच्छा। और पार्लियामेंट की जब तक जो है वहाँ से इजाज़त नहीं होती, कोई मिनिस्टर नहीं बन सकता है, और पार्लियामेंट कह दे कि मिनिस्टर नहीं रह सकता तो उसको रिज़ाइन करना पड़ता है। और वहाँ पर जो है एक पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसा जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम बना हुआ है कि जिसके बगैर वहाँ कोई काम नहीं होता, जिसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं, औरतें इन्वॉल्व हैं। वहाँ पर आप जाइए, मैं तो बार बार मैंने देखा है। सुप्रीम लीडर क्यों होना चाहिए? नहीं, देखिए वो उनकी जो है, देखिए वो शिया है वो। बिल्कुल, ये बात आपको जाननी चाहिए, तभी आप समझ में आएगा कि क्यों ऐसा है। हाँ, बताइए। देखिए हम लोग सुन्नी हैं यहाँ इंडिया में ज़्यादातर, शिया भी हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मसाया आएगा, मसीह जिसे कहते हैं हम लोग उर्दू अरबी मसीह कहते हैं, मसीह आएंगे, उसके बाद ही एक इंसाफ वाली गवर्नमेंट कायम होगी। तो वो लोग जो है कहते थे मसीह तो आए नहीं, मसीह का इंतज़ार कर रहे थे, वो आए नहीं। तो उनके यहाँ उनके जो बड़े बड़े जो मौलवी कह ली आप, जो भी यानी जो उनके जो रिलीजियस लीडर्स थे, उनका ये ख्याल था कि हम मौलवी का इंतज़ार, उसका मसीह का इंतज़ार करेंगे। अभी मसीह नहीं आए, मेहदी जिसे बोलते हैं या मसीह बोलते हैं, नहीं आए हो, तो वो उसी का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन फिर उन्हीं में कोई 100-150 साल के अंदर ऐसे लोग पैदा हुए, उन्होंने कहा भाई हम कब तक इंतज़ार करेंगे। हमारे इंतज़ार करने की वजह से बहुत ही ख़राब लोग बादशाह बन रहे हैं और वो हुकूमत कर रहे हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। तो वहाँ से एक सोच पैदा हुई कि जब तक वो मेहदी नहीं आते हैं या मसीह नहीं आते हैं, तब तक जो है हम लोग जो है उनकी नियाबत में, यानी उनके नायब बन करके, उनके डिप्टी बन करके हम हुकूमत करें। ये उसको वलायत फ़क़ीह बोलते हैं, वलायत फ़क़ीह। तो ये जो आज जो खमैनी साहब थे और उनके बाद अब खामनी साहब हैं, ये समझ लीजिए ये मेहदी के डिप्टी हैं। अच्छा, मेहदी नहीं है, मेहदी के डिप्टी हैं कि जब तक वो नहीं आते हैं, कोई ना कोई आदमी ऐसा ज़रूर रहेगा जो कि यानी रिलीजन को समझता हो, इस्लाम को समझता हो, उसके मुताबिक जिस तरह जो भी उनकी सोच है उसके मुताबिक वहाँ पे हुकूमत करेगा। तो ये उनके यहाँ बहुत बड़ा इनकलाब था। मतलब ये जो इनकलाब सियासी कहते हैं, सियासी इनकलाब से पहले उनके यहाँ एक रिलीजियस इनकलाब आया, उनकी सोच में, थॉट में इनकलाब आया कि हम कब तक इंतज़ार करेंगे। तो वो जो थे दूसरे वाले जो थे वो आज भी मौजूद हैं, ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, जब मेहदी आएंगे तभी हुकूमत हमारी बन सकती है। तो लेकिन इन लोगों का नहीं, तो वो एक निज़ाम एक उन्होंने उसी के लिहाज से बनाया हुआ है। तो वो जो ऊपर जो बैठता है जिसको वली फ़क़ीह बोलते हैं, और अभी मुर्शिद या गाइड ये सब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनकी एक ज़रूरत थी और ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एक मुर्शिद बनेगा। तो लेकिन वो डे टू डे हुकूमत नहीं करता, वो देखता रहता है, कोई बहुत ही बड़ी गलत बात होती है तो इंटरवीन भी करता है, कभी उन लोगों को मशवरा भी देता है, लेकिन डे टू डे गवर्नमेंट तो वहाँ का प्रेसिडेंट करता है, तो वहाँ के जो मिनिस्टर होते हैं वो करता है। और आपने देखा होगा बार बार या ऐसे आज भी जो प्रेसिडेंट हैं उनको ये खामनी साहब पसंद नहीं करते। अच्छा, हाँ, लेकिन वो इलेक्शन होकर के आए,
ये बात दर्शकों जानने वाली है। हाँ, तो ये एक तरह से रिफॉर्मिस्ट बोलते हैं इनको। ये कहते हैं तब्दीली होनी चाहिए और वेस्टर्न कंट्री से बात होनी चाहिए, अमेरिका से बात होनी चाहिए, ये सब है। जबकि दूसरे लोग कहते हैं किस बात की बात होनी चाहिए? 45 साल से तो हमको जो है इस तरह से उन्होंने झोंक के रखा हुआ आग के अंदर, तो किस तरह से हमको परेशान कर रखा है, हम क्या उनसे बात करें? और फिर देखिए इनकी न्यूक्लियर डील हो गई, साइन हो गई, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका और सब लोग उसमें शामिल थे, और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की जो थी वो सभी लोग शामिल थे। और फिर ट्रम्प साहब पिछली दफा आए तो उन्होंने आकर उसको कैंसिल कर दिया। तो वो कहते हैं कि हम इनकी बात पे क्या एतमाद करें। सही है, सही है। तो इस वजह से, लेकिन अब आज जो प्रेसिडेंट आए हुए हैं, पेजेश्कियान उनका नाम है, तो वो इस ख्याल से मुत्तफिक नहीं है। वो कहते हैं बातचीत होनी चाहिए और कुछ रास्ता निकालना चाहिए। तो इसका भी एहतराम करते हैं। ऐसी पार्लियामेंट के अंदर ऐसे बहुत से पार्लियामेंटेरियन या एमपी मौजूद हैं जो कि गवर्नमेंट से मुत्तफिक नहीं है, उसके खिलाफ खूब लताड़ते हैं उनको। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं अभी 2 साल पहले ही है, उससे 2 साल के 1.5 साल पहले मैं वहाँ पे गया हुआ था। वो काफ़ी दिन वहाँ पे रहा तेहरान में। इससे पहले भी गया हूँ, लेकिन एक बात मैंने इस बार बहुत गौर से देखा, गौर से ये देखा कि जितने भी पुलिस वाले हैं ईरान, मतलब तेहरान तो उनका कैपिटल है, उसके अलावा मशहद जो है बहुत बड़ा शहर है। 2 जगह हम लोग काफ़ी दिन गुजारा हमने, तो किसी पुलिस वाले के पास हथियार नहीं था। आप क्या सोच सकते हैं? आपके आज छोटे से गांव के अंदर भी जो है पुलिस वाला जो निकलता है दरोगा, हथियार लेके निकलता है, नहीं निकलता है, और उसके पीछे पीछे वो सब लेके निकलते हैं। वहाँ किसी आदमी के पास, ये बात मैंने लिखी हुई है, कहीं पे छपी हुई है, कि एक आदमी के पास हथियार नहीं था। आप सोच सकते हैं? उनकी समझ लीजिए कब्र उनकी, या ग्रेव, या उनका मशहद बोलते हैं, वो है, वो बहुत ही बड़ा है। यानी आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा वो है। समझ लीजिए वो पूरा एक शहर है जिसके अंदर उनकी कब्र है। उसके अलावा लोगों के आने का, नमाज़ पढ़ने का, ये करने का, वहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ भी लगी हुई हैं, वहाँ पे कॉलेजेस भी चल रहे हैं, और क्या क्या चल रहा है। वहाँ पर जो है किसी भी वक्त जो है समझ लीजिए 1 लाख 1.5 लाख आदमी वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जितने भी वहाँ पर जो पुलिस वाले या समझ लीजिए सिक्योरिटी वाले लोग हैं, किसी के पास हथियार नहीं। एक चीज बताएं आप, तो आप मुझे बता दीजिए कि जो ऐसा रेजिम हो जिस चूँकि पुलिस वाला सड़क के ऊपर जो इतने हैं मौजूद हैं, वो मौजूद है, लेकिन किसी के पास हथियार नहीं था, तो क्या वो उसको अनपॉपुलर होगा वो? ना, बिल्कुल। एक चीज बताएं मुझे आप कि 45 साल से आप देख रहे हैं, जो 1980 में रिलेशन थे इंडिया के साथ और जो आज है, कितना अंतर आया आपको लगता है? देखिए वहाँ के जो लोग हैं, हिंदुस्तान में भी वहाँ के लोग हिंदुस्तान को बहुत पसंद करते हैं, आज भी करते हैं। लेकिन मुझे ये शिकायत है कि वो आज भी हिंदुस्तान को गांधी और नेहरू के प्रिज्म से देखते हैं। आज वाला हिंदुस्तान नहीं देखते, वो वहीं से देखते हैं। क्या बात है। वो देखते हैं और इसी वजह से वो मोहब्बत करते हैं। अगर उनको सच्चाई आज मालूम हो जाए कि यहाँ पे क्या लिंचिंग हो रही है और क्या बुलडोजिंग हो रही है, और यहाँ पे क्या जो सुबह शाम कह रहे हैं कि इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, सारी दुनिया में ख़त्म कर देंगे, और यहाँ पे जेनोसाइड करो, यहाँ पे बोला जा रहा है और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। भाई बोलने में तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लोग हर लेकिन गवर्नमेंट एक्शन लेती है, लेना चाहिए। अगर मैं आज एक छोटा सा ट्वीट लिख दूं, जैसे कि महमूदाबाद ने लिखा बेचारे ने, उसमें तो मतलब बिटवीन द लाइंस ही पढ़ सकते हैं आप उसका क्या मतलब है। लेकिन जो है अब जज साहब कहते हैं कि जो बात नहीं कही गई वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये कौन सी बात है भाई? ये जो वो आदमी जिसने वो बात कही नहीं है उसके लिए तुम जो है उसको ऊपर जो है उसको जेल भेज दो, 5-5 साल 6-6 साल जेल भेजे रहो, और यहाँ पर जो है रोज़ाना कोई ना कोई बोलता है कि अब हम जो युद्ध शुरू करने वाले हैं और तलवार तकसीम करता। तो इस इंडिया को वो नहीं जानते हैं। तो खैर अच्छी बात है कि नहीं जानते हैं, और इस वजह से वो इंडिया से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो जो इंडिया का सेकुलर चेहरा है, नॉन अलाइन मूवमेंट वाला चेहरा है, नेहरू वाला चेहरा है, गांधी वाला चेहरा है, उनका टैगोर का चेहरा है, ये सब चेहरे उनके सामने हैं। तो वो समझते हैं कि ये तहजीबी तौर से और हकीकत मानी लीजिए
कि ईरान जितना करीब इंडिया से है, जो आज हमारे यहाँ जो तहजीब जिसे आप कहते हैं वो ईरानी है। लिखना बैठना, जो सलाम आदाब, ये सब चीज़ें जो है ये सब ईरानी हैं। और जो बहुत सी आपको यहाँ पे ये जो जो तरह तरह के हुनर बहुत से जो घूम रहे हैं हिंदुस्तान में हैं, वो सब उधर ही से आए हुए हैं, ईरान से या तुर्कमेनिस्तान वगैरह से, वहाँ से आए हुए हैं। वहाँ से लोग ले करके आते थे कि कालीन कैसे बनाओ, शाल कैसे बनाओ, और फलां ऐसे करो, और जो पीतल के बर्तन कैसे बनाओ, ये सब वहीं से आया हुआ है। तो एक ताल्लुक़ वहाँ मौजूद है। दूसरी बात ये कि आप जो है संस्कृत ज़बान जो आज जो है, संस्कृत ज़बान जो है और जो ओल्ड पर्शियन है जिसको पहलवी बोलते हैं, पहलवी एक ही ज़बान है। जैसे हम उर्दू हिंदी इसे बोलते हैं ना, वो वैसी ही ज़बान है। पहलवी और संस्कृत एक जैसी एक ही ज़बान है। क्या बात जी। जिसने जो पहलवी पढ़ा हुआ है और संस्कृत पढ़ता है वो जान जाता है कि दोनों एक ही जो है सोते से निकली हुई है। सुंदर बात। और असल में कि वहाँ से लोग आए थे, यहाँ हिंदुस्तान आए थे, मतलब तकरीबन 1000 BC या 1500 BC में लोग यहाँ आए हुए। तो हज़ारों लोग यहाँ आए हुए थे, तो वो ज़बान लेकर के आए। और वो जैसे भी यहाँ पर एवोल्यूशन हुआ उसका, वो एक मजहबी ज़बान बन गई, उसी में टेक्स्ट, इसलिए कि वो काफ़ी यानी तरक्की याफ्ता ज़बान थी अपने ज़माने के लिहाज से, और शायद आज भी होगी, बहुत तरक्की याफ्ता ज़बान थी। तो उसी में सब जो सारे टेक्स्ट वगैरह लिखे गए, तो वो ज़बान आज भी वहाँ है, लेकिन वो बदल के धीरे धीरे आज नई पर्शियन हो गई है। उसका उससे ताल्लुक़ तो ज़रूर होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता बिल्कुल कट जाए, लेकिन वो वहाँ से है। तो ये सब पुराने ताल्लुकात जो हमारे जो हैं, वहाँ से लोग आया करते थे। यहाँ पे जो नवाब हो गए थे, बल्कि राजा थे, महाराजा थे, सभी लोगों के यहाँ पर्शियन इस्तेमाल होती थी। 700-800 साल तक जो लैंग्वेज थी, कोर्ट की लैंग्वेज यानी बादशाह या हुकूमत की लैंग्वेज थी, राजा की लैंग्वेज थी, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, अभी आप जाकर देख लिए बड़ौदा में या जयपुर में, या आपको जो यानी कोई भी ऐसी होगी उनकी रिकॉर्ड पर्शियन में। तो इसके लिए लोग वहाँ से आते थे, जो विद्वान थे, लैंग्वेज जानते थे, लिखना जानते थे, हिस्टोरियन थे, हिस्ट्री लिखना जानते थे, तो ये लोग आते थे। आपने बात की कि किस तरह से व्यावसायिक संबंध स्थापित हुए ईरान और भारत के बीच, अभी आप कह रहे थे। हाल के दिनों में एक बुरी खबर आई कि लगभग आज 30-35 साल से जिस चाबहार प्रोजेक्ट की बात चल रही थी जी, भारत सरकार ने अमेरिका के प्रेशर में उस प्रोजेक्ट से पीछे हटने का फैसला किया। हालांकि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इंडिया की कह रही है कि हम अमेरिका से अभी बात करेंगे और उनको समझाएंगे। कैसे देखते हैं? मुझे तो कुछ नहीं लगता, ये बहुत बड़ी फतह थी। कोई मुल्क आपको अपनी बंदरगाह दे दे कि तुम चलाओ इसको, और बाकायदा अभी कुछ दिन पहले तो 10 साल या 15 साल का एग्रीमेंट अभी हुआ है। हाँ, 2023 में अभी हुआ है अभी। और उसके बाद जो उन्होंने इतना बड़ा आपको कंसेशन दे दिया है, भाई आपको एक तरह से उन्होंने अपनी एक टेरिटरी उसमें मालूम नहीं कितने सैकड़ों मील के ऊपर फैला हुआ होगा, वो आपको दे दिया कि आप चलाओ इसको। और फिर उससे आपको जो स्ट्रेटेजिक फ़ायदे हुए हैं, आपके प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के साथ हैं, आपके प्रॉब्लम्स चाइना के साथ हैं, चाइना की कुछ पॉलिसी कुछ है जिससे आप मुतफिक नहीं हैं, तो आपको ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज था कि उस एरिया में अपने जो है पैर गाड़िए, अपना वजूद कीजिए और उसको आप इस्तेमाल कीजिए। उसमें आपकी तिजारत है जो यूरोप से कहाँ से, बल्कि यही मैं सुन रहा था कि एक तरह से यहाँ से सामान जाएगा और वहाँ से फिर जो है ट्रकों में या फिर रेलवे के ज़रिए पूरे यूरोप में जाएगा। वहाँ से बहुत बड़ा एडवांटेज था। तो इन्होंने बड़ी आसानी से इन्होंने डर के मारे, इसलिए कि ये हुकूमत बहुत डरती है ये, और ट्रम्प ने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ कर दिया। और हिंदुस्तान वो वाहिद शायद मुल्क है जो कुछ बोले ही नहीं कुछ। उन्होंने कहा कि आपको 50% कर देंगे और ये बोले ही नहीं कुछ। अरे भाई कुछ तो बोलो, कुछ नहीं बोला। अब उसके बाद उन्होंने ये नया कर दिया है कि जो ईरान से कुछ सामान भी खरीदेगा और उस पर भी जो है हम कर देंगे, टैरिफ लगाएंगे। हाँ, तो ये सब तो गलत बात है। ये इंटरनेशनल जो कानून है, जो गैट वगैरह जो कानून है, जो बहुत बड़ी
सालों 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 जो निगोशिएशन करके सारी दुनिया के लोगों ने एक वो बनाया था। जो अमेरिका जो कर रहा है उसे उसमें अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तो पूरी गुंडागर्दी है, सीधी सीधी गुंडागर्दी। कोई जाकर दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट को पकड़ के ले आए, एक इसके अलावा गुंडागर्दी क्या है? किसी और कंट्री के जो है ग्रीनलैंड कहता है कि ये मेरा है, मैं इसको कब्जा कर लूंगा, ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? सही है। और जो उनके अपने अलाई हैं, यूरोप तो इनका अपना अलाई है, नाटो का वो मेंबर है डेनमार्क, जिसकी वो प्रॉपर्टी है, और ये ऐसी बातें कर रहा है। तो अजीब व गरीब है। और ये कहता है कि साहब जो मेरे दिमाग में वही कानून है। ये ट्रम्प बोल रहा है मैं कोई कानून नहीं मानता, जो मेरे दिमाग में। तो ये अब इनको चाहिए था कि कम से कम कुछ तो बोले। अगर ये दुनिया में ये एक लीडरशिप रोल नहीं प्ले कर सकते थे, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि दुनिया का आज हर मुल्क नाराज होगा। इंटरनेशनल लॉ जब टूटेगा तो खाली अमेरिका या खाली ग्रीनलैंड खाली उसका नहीं होगा, बल्कि सबका ही नुकसान होगा। चाबहार प्रोजेक्ट से इंडिया के बाहर आने से ईरान में नाराजगी होगी कि नहीं? ईरान में भी नाराजगी होगी, बल्कि हर जगह नाराजगी होगी कि भाई इंडिया पर हम एतमाद नहीं कर सकते। आपको कोई जो है कोई इस तरह का कंसेशन जो है, बहुत से मुल्कों से बात हो रही थी कि जो है वो आपका जो है जो टैरिफ्स होते हैं वो ख़त्म कर दिए जाए, मतलब ये कि ज़ीरो टैरिफ हो जाए। बहुत से कंट्रीज से, ओमान से, यूएई से, किसी से बात हो रही थी। मैं समझता हूँ सब पीछे हटेंगे, भाई इन पे हम एतमाद नहीं कर सकते हैं इन पे। तो आपको तो खड़ा होना था उसके लिए और जाके अमेरिका से बात करना था, कम से कम बात तो करते आप। लेकिन ऐसा तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं हुआ। जैसे पहले भी 50% लगाया था और 25% और लगा देंगे, मतलब 75% आपका सामान जो यहाँ से जाएगा उसे 75% टैक्स मिलेगा, तो कैसे बिकेगा? सवाल ही नहीं। इतना महंगा हो चुका होगा अमेरिका पहुँचते पहुँचते कि वो बिकेगा नहीं। मतलब ये कि आपकी तिजारत अमेरिका से ख़त्म। अमेरिका बहुत बड़ा एक तरह से एक मार्केट है, छोटा मोटा मार्केट नहीं, काफ़ी बड़ा मार्केट है। और फिर ये कि ये जो चीज़ है ये दुनिया भर में असर करेगी, लेकिन जो फिर आपसे जो करेगा उसके ऊपर लगा देंगे, उस पर ऊपर लगा देंगे, उस पर लगा देंगे, और आखिर में तो ये सब नाकाम होगा। इसलिए चलता नहीं है, ऐसी दादागिरी जो है चलती नहीं है, ये ख़त्म होगी। लेकिन इसमें देखा जाएगा किसका क्या स्टैंड है। चाबहार प्रोजेक्ट अगर बन जाता तो भारत के लिए पूरा खुल जाता, बहुत बड़ा का रास्ता, पाकिस्तान जाना ही नहीं पड़ता, यूरोप पूरा यूरोप तक खुल जाता। अब क्या रास्ता है भारत के पास? इस प्रोजेक्ट से बाहर आने के बाद कोई कुछ बचा है इंडिया के लिए, या पाकिस्तान मजबूरी बनेगा? नहीं, देखिए इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। ऐसा तो नहीं है कि अब वो चाबहार नहीं रहेगा तो चाबहार या इंडिया गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपकी जो एक साख होती है उस पर असर पड़ता है, और आपके जो बहुत काफ़ी फ़ायदा होने वाला था उसका असर पड़ता है। तो असल चीज़ तो साख की होती है, आपकी ज़बान की क्या अहमियत है, अपने आप मौक़िफ़ के ऊपर, स्टैंड के ऊपर आप कितना जमे रहते हैं, इसके ऊपर होता है। तो ये साबित कर दिया कि हम तो ज़रा सी घुरकी आई वहाँ से अमेरिका से और हम पीछे हट गए। क्यों पीछे हट गए भाई? आप कहिए भाई ये तो गलत बात है, ये इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है, ये गैट के ख़िलाफ़ है, और ये तो हमारा जो है एक बायलैटरल इशू है, आपका उसमें क्या लेना देना उसमें है भाई? ये तो चाबहार तो अमेरिका से नहीं मुआहदा किया गया, ये तो ईरान से किया गया है। हाँ, तो ये तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? और खाली उसकी बात नहीं है, दुनिया में और भी ऐसे बहुत, कोई भी अगर भूटान भी जो है अगर ईरान से कुछ सामान खरीदेगा तो भूटान की जो सामान है उस पर भी 25% लग जाएगा अपने फौरन। तो ये तो गुंडागर्दी की बात है, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। देखिए इससे पहले भी इस तरह की सूरत हाल दुनिया में थी। अमेरिका को पहली दफ़ा गुंडागर्दी नहीं कर रहा है, इससे पहले भी इन्होंने तरह तरह की जो है, अभी इन्होंने जापान पे इन्होंने एटम बम गिराया, 2 एटम बम नागासाकी और उस पर हिरोशिमा पे गिराया, जबकि जापान जो है सरेंडर को तैयार था। लेकिन ये कह रहे थे कि अनकंडीशनल होना चाहिए सरेंडर, सिर्फ इसलिए इन्होंने बम मारे। कंडीशनल नहीं, कंडीशनल होता है हर कौम का कुछ न कुछ तो कोई मर्यादा होती है, कुछ वो होता है, कुछ ऑनर होता है कि भाई ये चीज़ें हैं इस पर। तो इन्होंने उनको मजबूर किया कि अनकंडीशनल तौर से, और ये बहुत लंबा चौड़ा चल रहा है। वियतनाम पे जो हमला किया और फिर अफ्रीका में क्या कर रहे हैं, ये सब इनका वो है बहुत तो इंडिया को इसमें एक लीडिंग रोल कुछ न कुछ प्ले करना चाहिए था। बिल्कुल पहले देखिए नेहरू जी के ज़माने में
इसी को दूसरे तरीके से नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया कि भाई आपकी रूस की और अमेरिका की लड़ाई है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम अलग अपना एक ब्लॉक बनाएंगे, हम अलग आपस में कोऑपरेशन करेंगे। ये सब है आज जाके वो समझ लिया एक तरह से टूट ही गया है। वो सब बहुत से नए नए हालात पैदा हुए, लेकिन अपने ज़माने के लिहाज से वो बहुत दूर की सोच थी वो। बिल्कुल बिल्कुल थी। एक चीज बताएं, सेंट्रल एशिया में अब शक्ति संतुलन गड़बड़ा गया क्या? एक बात जो साफ, ईरान, चीन, रूस, अभी साउथ अफ्रीका भी साथ में मिलकर के ट्रेनिंग कर रहे हैं, नेवल ट्रेनिंग कर रहे हैं। इंडिया को शामिल होना था, इंडिया पीछे खुद ही निकला है बाहर, खुद ही निकल गया बाहर। तो क्या ईरान इंडिया के सापेक्ष अब चीन के ज्यादा नजदीक आ रहा है क्या? नहीं, देखिए ईरान जो है चीन के साथ बहुत पहले ही से है, अब की बात नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जब आप किसी को दबाएंगे तो कोई रास्ता निकालेगा। जब अमेरिका ने उसको दबाया, पूरे यूरोप ने उसको दबाया, उसको बिल्कुल से उसका यानी हर चीज उसके लिए बंद कर दी। तुम कुछ खरीद नहीं सकते हो, उसको इंटरनेशनल जो मॉनेटरी सिस्टम उससे निकाल दिया। आज $1 ईरान जो है भेज नहीं सकता बाहर, ना रिसीव कर सकता है। सब चीज जो है समझ लीजिए कि ब्लैक मार्केट से हो रही है। सब चीज उनके यहाँ आ रहा है, जा रहा है, जो बेच रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, सब ब्लैक मार्केट से, इसलिए कि उनको पूरा। तो ऐसी हालत में उनके साथ रशिया भी खड़ा हुआ और चाइना भी खड़ा हुआ। आज उनके पास जो 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 टेक्नोलॉजी है बड़ी हद तक वो चाइनीज है। उनके पास जो हवाई जहाज जो हैं जो कि F-35 के मुकाबले के लिहाज वो चाइना ने दिए हुए हैं। जो रॉकेट्स बहुत से हैं उन्होंने दिए हुए, खुद उन्होंने भी रॉकेट्स बनाए हैं, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने दिया हुआ है। तो ये ताल्लुक जो है आज कोई नया नहीं है, पहले से है। इसलिए और वजह क्या है कि जब अमेरिका ने सारे रास्ते बंद कर दिए तो जो रास्ता खुला है वहाँ तो जाएगा ना आदमी, कोई भी जाएगा, इंडिया भी यही करेगा। अगर सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो कल जो है जहाँ रास्ता खुला होगा वहाँ जाएगा वहाँ पे। तो इस तरह से उनके रास्ते पहले खुले हुए, लेकिन अब और ताल्लुक बढ़ जाएगा। अब ताल्लुक बढ़ जाएगा जी। एक चीज बताए, लग रहा था युद्ध करेगा अमेरिका, अब हमला करेगा ईरान पे। 3 दिन पहले तो लगभग तय जैसा लग रहा था कि हो जाएगा। अचानक क्या हुआ? अमेरिका एकदम चुप हो गया, इजराइल भी एकदम खामोश हो गया। ऐसा क्या कर दिया ईरान ने? देखिए उसकी बहुत सी वजह, कोई एक ही वजह नहीं होती है। उसकी बहुत सी वजह है। एक वजह तो ये है कि ईरान ने बहुत जल्दी ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस पर काबू पा लिया। 3-4 दिन से वहाँ पे मामला थम गया वहाँ पे। अब वहाँ पे कोई डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह नहीं हो रहा है। ये बहुत पहले मतलब उन्होंने जो अपने जो लोकल जो भी सिचुएशन थी उस पर कंट्रोल कर लिया। दूसरी ये कि उनके पास भी ऐसे हथियार हैं जो कि इसराइल और अमेरिका का अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं। अमेरिका का असेसमेंट जो कि छपा हुआ है कि हम अटैक तो कर सकते हैं, लेकिन जब ईरान हम पे अटैक करेगा तो उसको हम अपने आप को बचाने की पोजीशन में नहीं है। तो ये उनका असेसमेंट अमेरिका का है कि हम अटैक तो कर देंगे, लेकिन उनके पास जो हाइपरसोनिक जो रॉकेट्स हैं, हाइपरसोनिक का मतलब होता है कि जो आपका जो साउंड जो रफ्तार होती है वो सुपरसोनिक जो है वो 18 गुना जो है ज़्यादा बड़ी हुई है। मतलब ये कि जो रॉकेट वो फेंकेंगे वो 2 मिनट 2.5 मिनट के अंदर इसराइल पहुंच जाएगा। और जो अमेरिका के जो अड्डे हैं, जैसे कि कतर के अंदर उदैद नाम का अड्डा, सबसे बड़ा अड्डा उनका मिडल ईस्ट में वहीं पे है, वहाँ पहुँच जाएगा। तो पिछली दफ़ा भी ऐसा हुआ था, इन्होंने बहुत से रोके थे, 80% तकरीबन रोक लिए थे, लेकिन 20% तो पहुँचे अपनी जगह पे। तो 20% की भी जो नुकसान होता है, इसराइल में बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने ऐलान नहीं किया इसलिए कि इसराइल में मिलिट्री सेंसरशिप है। आप जो है जब जंग हो रही है तो आप कोई खबर, कोई फ़ोटो, कोई क्लिप, कोई छाप ही नहीं सकते जब तक कि मिलिट्री सेंसर से उसकी इजाज़त नहीं हो। इसलिए वो बात सामने नहीं आई जो हो रहा था वहाँ पे। लेकिन बाद में, और उस ज़माने में भी आया था, बल्कि उस ज़माने में भी मुझे अच्छी तरह याद है कि कोई मेरे ख्याल है कि 3 अमेरिकन जर्नलिस्ट जो है जा कर के वो देख रहे थे कि भाई क्या हुआ है, और फोटो खींच रहे थे। तो इसराइलियों ने पकड़ लिया, अमेरिकन थे वो, उन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया उनको। तो वो चाहते नहीं थे वो, तो उनको मालूम है कि अगर हमने इसको छेड़ा तो ये जवाब भी देगा।
अगर जवाब नहीं देता तब तो अब तक मार चुके होते वो। अच्छा, हाँ, मार चुके होते अगर जवाब के उनको डर नहीं होता। जहां भी जवाब का उनको डर नहीं था, आपने देखा आपने कि अफगानिस्तान का उन्होंने क्या हाल बनाया, इराक का उन्होंने क्या हाल बनाया, लीबिया का उन्होंने क्या हाल बनाया, सूडान का उन्होंने क्या हाल बनाया, यमन का क्या हाल बनाया। इसलिए कि ये मुल्क फाइट बैक नहीं कर सकते थे, लेकिन ईरान की हालत दूसरी है, ये फाइट बैक कर सकता है। इराक कितना भी बेकार बातें करता था, लेकिन था नहीं कुछ उसके बाद। जो बड़ी बड़ी बातें सद्दाम हुसैन करता था और उसको इस्तेमाल करके अमेरिका ने कहा कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इसके पास है, लेकिन था कुछ नहीं, था कुछ नहीं। तो जब मौका आया कि तुम अटैक करो, कहे उसका जवाब दो, तो वो कुछ उनके पास नहीं था, लेकिन ईरान के पास है। और अभी जो 12 दिन उन्होंने इसराइल से जो जंग हुई है उसमें दिखा दिया कि उनके पास है। और कितना भी तुम रोक लो हमारे जो है, इसलिए कि आजकल बड़े बड़े ऐसे सिस्टम बन गए हैं जो आयरन डोम वगैरह क्या बोलते हैं उसको, जो कि रॉकेट्स को रोक लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद तकरीबन 20% रॉकेट उनके पहुँचे वहाँ पे। और उनके बल्कि खुद नेतन्याहू के घर को भी अटैक किया उन्होंने उस ज़माने में। और जो वहाँ की जो CIA, वहाँ की जो मोसाद जिसको बोलते हैं, उसके हेडक्वार्टर भी अटैक किया। तो ये सब हुआ है, तो उनको मालूम है कि ये सब दोबारा होगा। 80% आए थे, मुमकिन है कि इस दफ़ा 70% भी हम रोक पाएँ। एक चीज़ बताइए, आप तो जानते ज़रूर होंगे, ईरान अमेरिका के प्रेशर में अपने परमाणु कार्यक्रम का विकास है, उसका डेवलपमेंट है, क्या उसको रोक सकता है? देखिए, ईरान जो है, पहले से ईरान ने बार बार कहा है, बल्कि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई साहब, ये फतवा भी देते हैं। फतवा मतलब होता है रिलीजियस, एक वो एडिक्ट होता है। फतवा इन्होंने दिया हुआ है कि न्यूक्लियर वेपन बनाना हराम है, फतवा है उनका ये। ओह जी, दर्शकों बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं जफरुल इस्लाम साहब कि न्यूक्लियर वेपन बनाना हराम है। तो देखिए, उनकी ये स्टेटेड पॉलिसी है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी को अपने दूसरे कामों में, मेडिकल कामों में और बिजली पैदा करने और इस तरह के और चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। तो ये कहते हैं कि नहीं। इसमें सारी कहानी ये है कि अमेरिका और इसराइल मिल करके चाहते हैं कि ये पूरे मिडिल ईस्ट में किसी के पास जो है ऐसी ताकत नहीं हो जो कि इसराइल का मुकाबला कर सके। इसीलिए उन्होंने सद्दाम हुसैन को तोड़ा, इसीलिए उन्होंने सीरिया को तोड़ा, इसीलिए उन्होंने लीबिया को तोड़ा। जहाँ से भी कुछ हो था कि हो सकता है उन्होंने तोड़ा। अब ईरान को भी इसलिए डर उनके यहाँ लगा हुआ है, फतवा सब मौजूद है, लेकिन डर उनको लगा हुआ है कि कल, इसलिए कि जब आप जो है एक ख़ास हद तक जो उसको एक्सप्लोर कर लेंगे, यूरेनियम को जो है उसको जो वो क्या रेडियो एक्टिव मटेरियल, हाँ, वो बना लेते हैं। अभी तो शायद 60% बनाया हुआ है, लेकिन अगर 80-90 पहुँच जाए तो वो बम बन सकता है। तो उनको ये डर लगा रहता है कि कल ये बना लेगा ये। तो ये उस डर जो हालांकि वो कह रहे हैं नहीं हम नहीं बनाएंगे। तो देखिए, हमारा फतवा है, हमारी गवर्नमेंट, हमारे पार्लियामेंट ने ये बाकायदा ये ऐलान किया हुआ कि हम कभी नहीं बनाएंगे, हम मतलब न्यूक्लियर वेपन हम नहीं बनाएंगे। इसको हम गलत समझते हैं, इसको मोरली गलत समझते हैं उसको, लेकिन वो उनको यकीन नहीं आता है। तो वो चाहते नहीं कि पूरे मिडल ईस्ट में कोई भी ऐसी ताकत हो जो उनको मुंह दिखा सके, जो उनको जो है आँख दिखा सके उनको, और जो उनके सामने खड़ी हो सके। तो ये सारी कहानी है कि वो ईरान को या दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, ये दोनों ने कुछ 7 या 8 कंट्रीज़ को उन्होंने, जिस वक्त जो हिलरी क्लिंटन जब वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फॉरेन मिनिस्टर को वहाँ मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं, उसने ये कुछ मेरे ख्याल 6 कंट्रीज़ हैं जो एक टेलीग्राम में जो छपा हुआ है, नेट पे तो मिल जाएगा, कि कह रहे हैं हमको इनको तबाह करना है, और ताकि इसराइल जो है आराम से रह सके, इसराइल अमन से रह सके। वो उस मुल्कों में उन्होंने इराक़ को तबाह कर दिया, उन्होंने जो है सूडान को तबाह कर दिया, लीबिया को तबाह कर दिया, सीरिया को तबाह कर दिया। उसमें ईरान को नहीं कर पाए हैं उसमें। तो ये उनका प्लान था, उसमें कुछ कामयाब हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, लेकिन ईरानियों ने साबित कर दिया कि नहीं, वो जमे रहेंगे, वो खड़े हैं, कौम उनके साथ है,
और वो उन्होंने इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद, इतना सब सैंक्शंस हो जाने के बावजूद वो आज भी अपने पाँव पे खड़े हैं। और मैं आपको बताऊं, एक इसी में ये बात को पूरी कर दूं, वो ये कि देखिए सन 80 में जब पहली दफ़ा मैं गया था तो और हमको वो लोग सब जगह ले जाते थे, कोई वो नहीं था, तो पूरा मुल्क टूटा पड़ा था। पूरी जो आज सोच मैं यही सवाल पूछ रहा था आपसे कि कितना 45 सालों में जो कितना बदला ईरान। जो जगह आप जाइए टूटी फूटी, सड़कें टूटी, गलियां टूटी, ये सब टूटी, घर भर जो है ना बुरी हालत में सब कुछ है। लेकिन अब जब हम जाते हैं तो आप समझ लिए वो यूरोप का एक हिस्सा है ईरान। जी हाँ, हर चीज़ जो है इतनी मॉडर्न, इतनी अच्छी है हर चीज़ जो है कि वो जो सन 80 में हमने देखा था वो आज कहीं नहीं है। वो उसी उसमें, इसलिए कि जो पैसा फिर भी वो हासिल कर रहे हैं, इस सब के बावजूद वो पूरी तरह लग रहा है, वो इस्तेमाल हो रहा है। करप्शन नहीं, वहाँ पे करप्शन नहीं है। पूरा 100 रुपया खर्च हो रहा है, 100 रुपया खर्च हो रहा है उसको। मेडिकल फैसिलिटीज कैसी हैं? हर चीज़ बेहतर है। एजुकेशन सबसे बड़ा, महिलाओं के आगे दुनिया की जो 500 टॉप यूनिवर्सिटियां हैं उसमें 2 यूनिवर्सिटी इन हालात के बावजूद भी ईरान में, हमारे एक भी नहीं है। 500 में जो टॉप यूनिवर्सिटियां दुनिया की हैं उसमें 2 आज भी ईरान की हैं। वहाँ की एक शरीफ यूनिवर्सिटी है, वहाँ का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इतना मशहूर है कि अमेरिका में आंख बंद करके उनको दाखिला मिलता है। अमेरिका में शरीफ यूनिवर्सिटी की जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो करते हैं, तो उन्होंने बहुत उस पर किया है। और फिर देखिए ये बिला वजह के मशहूर करते हैं औरतों को, 60% वहाँ स्टूडेंट औरतें हैं। औरतें हर जगह हैं। कितना 60% जो स्टूडेंट हैं पुरुषों की तुलना में औरतों की, हाँ 60% है। और हर यूनिवर्सिटी में हर जगह आपको मिलेंगी। हम वहाँ पे गए हैं, हर जगह गए हैं, तो हर जगह हमको औरतें नजर आई। कहीं किसी मीटिंग में है, कहीं कॉन्फ्रेंस में है, किसी में क्या वहाँ पे है। बल्कि फॉरेन मिनिस्ट्री की जो है, एक बार हम गए, फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ भी हमारा इंटरेक्शन हुआ, तो उनकी स्पोक्स पर्सन कहेंगे, वो भी एक औरत थी। ओके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने दबा के रखा हुआ, जैसे अफगानिस्तान में है। सही बात है, अफगानिस्तान में दबा के उन्होंने रखा हुआ है, इसलिए उनकी सोच अभी वो मेडिवल जमान की है, वो पुरानी जमान की सोच उनकी है कि भाई औरतों घर बैठना चाहिए। यहाँ हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि औरतों घर बैठना चाहिए, तो वो गलत है। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान में उन्होंने सब कुछ बिल्कुल खोल के रखा। कैसी बताइए, पर्शियन गल्फ में शांति के लिए, स्टेबिलिटी के लिए भारत ईरान संबंधों की क्या महत्व है, कितना महत्व है कि ईरान वहाँ का बहुत बड़ा मुल्क है। स्ट्रेटेजिक लिहाज से उसके लोकेशन भी है। फिर वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। फिर वहाँ की जो कौम है बहुत समझदार है। उनका आप तुलना जो है गल्फ़ के लोगों से मत कीजिए आप। मतलब वो बहुत ज़हीन लोग हैं। मतलब एक आम ईरानी, एक आम जो आपके जो खाड़ी के जो अरब हैं, उनसे आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप कुछ ही नहीं कर सकते। यानी आप जो है, मैं आपको बताऊं, हम अभी 4-5 साल पहले की बात है, हमको एक बार गए तो हमको वहाँ पे एक वो स्काई स्क्रैपर जो है बना रहे थे। उन्होंने ये बताया कि ये जो है दुनिया का 6ठा सबसे ऊंचा है, और वो पूरा का पूरा उन्होंने खुद बनाया था। हमने खुद देखा, सारे इंजीनियर, सारे लोग, सारे वर्कर्स सब जो है वो खुद सब ईरानी थे, ऊपर से नीचे तक। ऊपर उस वक्त वो पूरा बना नहीं था, लेकिन उनकी लिफ्ट चल रही थी, वो हमको बिल्कुल ऊपर तक भी ले गए। सब के सब जो पर्शियन लोग, सब ईरानी लोग थे। और इसी को आप आज जा करके किसी भी जो है ये खाड़ी में, सऊदी अरब में, गल्फ में, आपके जो है यूएई वगैरह कहीं देख लीजिए, वहाँ आपको एक भी लोकल नहीं मिलेगा। आपको वहाँ इंडियन होगा, अमेरिकन मिलेगा, बांग्लादेशी मिलेगा, पाकिस्तानी मिलेगा, कौन मिलेगा। तो इसका ये फ़र्क बताता है कि कौम जो है पूरी तरह पढ़ लिख ली गई है, और कौम पूरी तरह से काम कर रही है, और वो बाहर के लिए निर्भर नहीं है, बल्कि हर चीज़ उन्होंने खुद बनाई हुई, खुद कर रहा है। एक चीज़ बताइए, तमाम लोग कहते हैं, मुझसे कहते हैं कि देखिए 1965-71 का वार जो हुआ भारत पाकिस्तान का, उसमें ईरान जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, इस तरह की बातें कही जाती हैं। आपको क्या लगता है कि देखिए पाकिस्तान के साथ कभी खड़ा रहा होगा, मैं मना नहीं करता हूँ, ख़ास तरीके से कि पाकिस्तान से उनके उस वक्त जो आप बात कर रहे हैं,
उस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी सेंटो, जैसे नेटो है ऐसी एक सेंटो होती थी। अच्छा। सेंटो आज मर गई, ख़त्म हो गई है, लेकिन वो उसके मेंबर थे, ख़ास मेंबर थे ईरान और तुर्की और पाकिस्तान, यही समझ लिए उसके ख़ास मेंबर थे। तो उनकी एक पॉलिसी बनती है, उसमें करना पड़ता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो कितनी बार इंडिया के साथ खड़े हुए। इंडिया के लिए उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया यूनाइटेड नेशन में, ये बात बिल्कुल सही है। आप सर्च कर लीजिए आप, जो कि किसी ने नहीं किया, तो उसको तो याद करना चाहिए ना उसको। बिल्कुल। यहाँ पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर एक थे, मुझे अभी नाम उनको याद नहीं आ रहा है, और वहाँ पर यूनाइटेड नेशन में जो है जनरल असेंबली में एक कश्मीर का मसला था और उसमें वोटिंग होने वाली थी, और उसमें ये था कि ईरान भी शायद पाकिस्तान के साथ, तो यहाँ से हमारे उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, ये इंदिरा गांधी का ज़माना था, वो अस्पताल में थे, लेकिन उनके संबंध ईरानियों से पर्सनल थे, बहुत अच्छे थे उनके। अस्पताल से स्ट्रेचर पर रख करके उनको ले जाया गया ईरान। उन्होंने कहा कि भाई आपको आने की क्या ज़रूरत थी, उन्होंने कहा कि ये रिक्वेस्ट लेकर आया। उनका ठीक है, तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया। क्या बात, क्या बात। सोचिए आप, ये ताल्लुक, तो इसको तो और भी बढ़ाना चाहिए ना। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए और याद रखना चाहिए इसको, लेकिन हम अगर भुला देंगे तो फिर क्या होगा, कहेंगे। अच्छा, ये तो क्या आप भुलाने की बात कर रहे हैं? जो 2002 में डिफेंस डील हुई थी इंडिया ईरान में, 2026 में कोई अस्तित्व बचा है उसका, आपको लगता है? नहीं, हमारी आज की जो गवर्नमेंट है इसकी तो पॉलिसी कुछ मुझे समझ ही में नहीं आती। इनकी पॉलिसी है क्या, चाहते क्या हैं। आज जो है इनके साथ हैं, कल उनके साथ हैं। 5 साल तक इन्होंने चाइना के खिलाफ किया और बड़ा ऐलान किया, हम ये कर दिया वो कर दिया। जैसे ये ट्रम्प ने आके दिखाई, फ़ौरन भाग करके चाइना गए। तो ये कोई मैच्योर जो है, जो लीडरशिप होती है वो नहीं करता है। उसकी कुछ पॉलिसियाँ कुछ होती हैं जो कि बिल्कुल पक्की होती हैं कि हम ये नहीं करेंगे और इस हद से आगे नहीं बढ़ेंगे। आज जो है आपको, अब अमेरिका ने आपको आँख दिखा दिया, कल चाइना ने भी आँख दिखा दिया, तो आप कहाँ भागेंगे, आप कहाँ जाएंगे आप? तो कुछ रास्ते खुले रखने चाहिए थे, तो वो रास्ते इन्होंने खुले नहीं रखे हुए हैं। कभी इधर भाग रहे हैं, कभी ट्रम्प को जाकर के अगली बार ट्रम्प सरकार। इस हद तक आप गिर सकते हैं, आपको क्या लेना देना, ये तो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। जो वो करना वो करें, लेकिन आप जा करके वहाँ पे अमेरिका जा करें और फिर उनको बुला करके यहाँ पे गुजरात में ही सब कराएं, तो ये सब तो मतलब वो भी देख रहे होंगे कि वो तो हंसते होंगे, कितने बेवकूफ़ लोग हैं ये। पिछले 5-6 सालों में, 10 सालों में भारत के संबंध इजराइल और सऊदी अरब से बहुत नज़दीक के हो गए हैं। इजराइल से तो फिर बात ही छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री जब नहीं तब नेतन्याहू से बात करते हैं, नेतन्याहू जब नहीं तब मालूम है प्रधानमंत्री से बात करते हैं। हालांकि नेतन्याहू अपने देश में तमाम विरोध भी चल रहे हैं। इसका भारत ईरान संबंधों पे कितना असर पड़ा? देखिए, आपने 2 नाम लिया, एक सऊदी अरब के लिया और एक इसराइल के लिया। सऊदी अरब का मामला ये है कि हमारे वहाँ कोई 7 मिलियन 70 लाख लोग वहाँ काम करते हैं, और जो हमारा जो मेन जो सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज का, वो सऊदी अरेबिया या खाड़ी से ही आता है। खाड़ी में भी बहुत लोग हमारे काम कर रहे हैं। तो एक तो इंडिया को इसका ख्याल रखना पड़ता है, और कोई भी गवर्नमेंट है कोई ख्याल रखेगा ताकि ऐसे हालात रहें कि हमारे लोग वहाँ काम कर सकें और कुछ और लोग भी जा सकें। दूसरा ये है कि इस सऊदी अरेबिया से हमको पेट्रोल मिलता है। यहाँ से मैं उसका परसेंटेज तो नहीं बताता, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे ऊंचा परसेंटेज जो आता है हमारा सऊदी अरब से तेल आता है। और वो लोग जो हैं काफ़ी दिल रखने वाले लोग हैं। आपके पास पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, 6 महीने बाद दे देना, 1 साल के बाद दे देना, कोई इस पर कोई ब्याज नहीं लगता उसके ऊपर। तो बहुत आपका ख्याल रखते हैं वो जो है। और ईरान भी करता था यही काम कि बहुत ख्याल रखता था। तो इन सब चीज़ों की वजह से सऊदी अरब से ताल्लुकात हैं। इसराइल की जब आपने बात की, इसराइल के पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं। इसराइल तो खाली बेचता है। अब देखिए, दुनिया भर में जाके जो है तो वो वीडियो बना करके कह रहा है कि देखो हमने ये जो है गज़ा में जो है ना ये टेस्ट कर लिया, वो टेस्ट कर लिया, वो खरीदो। मतलब वो कुछ असलहे जो उन्होंने बनाए हुए
जो कि यानी पूरी तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। किस तरह से सर्वेलेंस करो, किस तरह से मारो, ड्रोन ये वो, मान ली कौन कौन से रॉकेट हैं, अमेरिकन टेक्नोलॉजी जिसको उन्होंने कुछ अपना डेवलप और करके उसको तो वो बेच रहे हैं। तो वो अमेरिका हमको मतलब इसराइल जो है हमको असलहे के अलावा और क्या देता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं, तो वो कुछ नहीं देता। सारा फायदा उसका हमारे पैसे वहाँ जा रहे हैं उसके लिए, जबकि वो असलहे हम कहीं और से भी ले सकते हैं। बिल्कुल वो असले आप चाहें तो आप रशिया से ले सकते हैं, फ्रांस से ले सकते हैं, यूके से ले सकते हैं, बल्कि एक हद तक तो अमेरिका भी देने को तैयार हो जाएगा आपको। बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इसलिए इसराइल से जो उनकी ताल्लुक है वो अब मैं कहूँगा नहीं, लेकिन बहरहाल उसका वजह दूसरी है, वजह उसकी दूसरी है ना। एक आपको बताऊं दर्शकों कि भारत और ईरान के संबंध ऐसे हैं कि जब ईरान इजराइल युद्ध शुरू हुआ पिछले साल 2025-26 में, तो ईरान ने अपने जो हवाई क्षेत्र है, अपना जो एयर फील्ड है, वो भारत के नागरिकों के लिए खोल रखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं, आने वाले समय में क्या भविष्य देखते हैं आप भारत और ईरान के संबंधों का? देखिए, भारत अपनी जगह पे है, ईरान अपनी जगह पे है, और दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क हैं। और मैं समझता हूँ कोई ना कोई रास्ता ये लोग ज़रूर निकालेंगे, वो भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे। पहले भी निकाला था उन्होंने कि तेल खरीद रहे थे, लेकिन तेल जो है थर्ड कंट्रीज से जा रहा था और किसी और के नाम जा रहा था, किसी और बाबू के साथ वियतनाम गया और वियतनाम से यहाँ आया। ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते ज़रूर निकालेंगे, इसलिए कि उतना सस्ता पेट्रोल तो दुनिया में कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और फिर ये कि वो आपको डॉलर आपसे नहीं मांग रहे हैं, आपसे रुपया मांग रहे हैं। तो ये भी उनकी बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने आपसे ये मुआहदा किया कि हमारे दरमियान जो भी तिजारत है, जो भी ट्रेड है, वो हमारे अपनी करेंसीज में होगी। आप हमको रुपया दीजिए और हम आपको रियाल देंगे आपको। तो रुपया रियाल में क्यों नहीं व्यापार कर रहे हैं ये लोग? नहीं, अब तो डर के मारे तो नहीं कर रहे हैं ना कि अमेरिका जो है वो लगा देगा और भी 25% और लगा देगा। जो 50% लगाया उसके ऊपर 25% और लगा देगा, 75% कर देगा। इसलिए मतलब कुछ भी, इसलिए ये तो चीज़ छुपी तो नहीं रहती, मालूम ही हो जाती है। बिल्कुल भाई पूरे टैंकर जाएंगे, पूरे जो है आपके जो है बड़े शिप जाएंगे सामान लेकर के, तो कहीं ना कहीं तो मालूम ही हो जाता है। बिल्कुल इतना बड़ा रास्ता। और फिर ये कि जो खाड़ी है उसके अंदर अमेरिका के जो बहरी अड्डा है, जो सब वहाँ मौजूद है, सब देख रहे हैं। वो वहाँ से ऊपर से भी देख रहे हैं, सब सैटेलाइट से भी सब चीज़ देखी जाती है, तो उनको तो मालूम ही हो जाएगा। तो ये इस वजह से ये लोग इस वक्त नहीं कर रहे हैं कि अमेरिका का डर है। हालांकि मैं समझता हूँ कि इनका ईरान से साथ यानी ट्रेड को रोक करके इनका नुकसान बहुत होने वाला है इसका। लेकिन बहुत बड़ी ट्रेड हो रही थी, यहाँ से जो आपका जो बासमती राइस जा रहा था, आपके यहाँ से ड्राई फ्रूट्स जा रहे थे, आपके यहाँ से दवाएं जा रही थी, माने क्या कि बहुत चीज़ें और बहुत ही बड़ी मकदार में जा रही थी, ज़रा से नहीं, बहुत बड़ी मकदार में जा रही थी। तो ये रास्ता बंद कर, वो तो कोई उनको मिल जाएगा। वो जो अब ड्राई फ्रूट्स हैं वो ईरान से, अफ़गानिस्तान से ले लेंगे, दवाएँ हैं वो चाइना से ले लेंगे, कहीं न कहीं से ले ही लेंगे, वो ले ही रहे होंगे उसमें। तो इसमें हमारा नुकसान होगा और दोबारा इसको सब खड़ा करने में बहुत देर लगती है। तोड़ने में तो आप 2 मिनट में तोड़ ले आप ताल्लुकात, लेकिन बनाने में 10-15 साल लग जाता है। तो वो बनेगा, दोबारा ज़रूर बनेगा, लेकिन जो है काफ़ी नुकसान मेहनत करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी जी। जो 20, 30, 40 साल से जो बनी थी जो रास्ता, उसको उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी में तोड़ दिया। तो दर्शकों, आपने देखा कि डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब ने कितनी शानदार, कितनी बढ़िया, कितनी रोचकता के साथ पूरी जानकारी दी। अब इस वक्त ये जो दौर चल रहा है, भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा कि ईरान के साथ संबंधों को खराब करे, अपने एक व्यापारिक जिससे रिलेशन है उस देश के साथ संबंध खराब करे, और अमेरिका दूसरी तरफ जो 50% टैरिफ लगा चुका है उसके साथ व्यापार की संभावनाओं को देखे। यह स्थिति बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। पर्शिया से, ईरान से, समूचे मिडिल ईस्ट से हमारा संबंध बहुत पुराना है। जब अमेरिका का भारत के साथ रिलेशन बेहद खराब दौर में भी रहा है, उस दौर में भी ईरान जैसा देश भारत के साथ खड़ा रहा है
नेहरू गांधी के वक्त जो रिलेशनशिप डेवलप हुई उसको बचाए रखने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम फिर बात करेंगे आपसे। नमस्कार। जरूर। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।